हेलो फ्रेंड्स, मैं निदा भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और पॉलिटिकल साइंस में हम 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और आपके यूजीसी नेट एग्जाम और टीजीटी पीटी आदि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो देखिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ साथ सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है? 124, 125 या 126 या 127? और जैसा कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 127। ठीक है, अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो है का वर्णन है। और यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या फिर चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति अगर प्राप्त ना हो तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति जो है और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तथा संबंधित जो उच्च न्यायालय हैं उसके मुख्य जो न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात और किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए हर्ता रखता हो और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हर्ता रखता हो और न्यायालय जो है न्यायालय की बैठकों में उतनी ही अवधि के लिए जो है जितनी आवश्यक हो तदर्थ न्यायाधीश के जितनी यानी उतनी ही अवधि अवधि हो, जो समय है वो उतनी हो जितने की जो है आवश्यक हो, तो उसके लिए न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप से वो अनुरोध कर सकेगा। ये चीज है इसमें अनुच्छेद 127। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित व्यवस्था है? ठीक है, कौन सा है वो जिसमें पंचायतों से जो है संबंधित व्यवस्था है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, भाग 9। ठीक है, क्या भाग 9 जो है उसमें पंचायतों से संबंधित जो है अनुच्छेद क्या है? भाग 9 है। और अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद है 243 कैसे। ठीक है, 243 कै से क्या है 243 ड़ तक। ठीक है, 243 जो है ड़ तक। ठीक है, इसमें अनुच्छेद भाग 9 और अनुच्छेद 243 कैसे 243 ड़ के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है? विश्व में पूछा है, वर्ल्ड में कौन सा सबसे अधिक शक्तिशाली है? भारतीय राज्यसभा, अमेरिका की सीनेट है या कनाडा की सीनेट है या फ्रांस की सीनेट है? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका की सीनेट। तो विश्व के जो अन्य हैं उसमें सबसे जो है ये शक्तिशाली जो द्वितीय सदन होता है वो कौन है? वो है अमेरिका की सीनेट। और इसीलिए इसे अन्य सदनों की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि विश्व के अन्य द्वितीय सदनों के विपरीत सीनेट के जो सदस्य हैं उनका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से होता है और जनता द्वारा होता है। ठीक है, और इस प्रकार अमेरिका की सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग गठित किया गया? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 283। देखिए ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप नेट का भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें काफी जो है क्वेश्चन अगर काफी हाई रहते हैं, हाई लेवल होता है, तो उसमें इस तरीके के भी क्वेश्चनों की मात्रा 20% रहती है। तो आपको अनुच्छेद वगैरह भी जरूर सारे जानने चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, जैसा कि आसान क्वेश्चन है फिलहाल, अनुच्छेद 280। तो 280 के अनुसार इस संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और जो है इसमें राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा। इस तरीके की है कि राष्ट्रपति अगर आवश्यक समझता है तो राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा और 280 के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सामान्य इच्छा का तात्पर्य है।
वह इच्छा जो समस्त समुदाय के हित में हो, सभी इच्छाओं का योग, सामान्य लोगों की इच्छा, बहुमत की इच्छा। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 65 क्वेश्चन का राइट इच्छा हो जाएगा ऑप्शन ए, वह इच्छा जो समस्त समुदाय के हित में हो, यानी सभी लोगों के वो क्या हो, हित में हो वह इच्छा। ठीक है। और सामान्य इच्छा सब सदस्यों के जो है सदस्यों की तात्विक जो इच्छा है उसको व्यक्त करती है। ठीक है। और जहां लोग अपने तात्कालिक जो स्वार्थ होते हैं उनके उसको भूल जाते हैं और पूरे समुदाय के अस्थायी हित की भावना से प्रेरित होकर क्या करते हैं, वो कार्य करते हैं। ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अराजकतावाद समर्थन करता है। 6 क्वेश्चन है, स्वयं लगाए गए बंधनों का, राज्यहीनता का, या किसी भी शक्ति प्रेरक सत्ता की अनुपस्थिति का, या व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का। तो अराजकतावाद, अराजकतावाद वह सिद्धांत है जो है मानव समाज की सारी बुराइयों को क्या करता है, दूर करने के लिए अराजकता अर्थात राज्य शक्ति के अंत का समर्थन करता है। तो यह है राज्यहीनता। ठीक है। यानी राज्य की आवश्यकता महसूस नहीं करता है। और ये क्या कहता है अराजकतावाद की राज्य क्या है, अनावश्यक बुराई है, यानी उसकी आवश्यकता ही नहीं। तो राज्यहीनता का समर्थन करता है अराजकतावाद। 7वां क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत विज्ञान के तथ्यों के आधार पर अधिक उचित एवं विश्वस्त है। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विकासवादी सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतिक तथ्यों में सर्वाधिक उचित और विश्वस्त जो है वो विकासवादी सिद्धांत है। और राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत भी इसे आप कह सकते हैं। ठीक है। ऐतिहासिक सिद्धांत भी ये कहलाता है, विकासवादी जो सिद्धांत है। ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि यह माना जाता है कि यह ऐतिहासिक विकास का परिणाम है और धीरे धीरे जो विकास हुआ है और उसी से राज्य की आवश्यकता महसूस हुई है। ठीक है। राज्य की आवश्यकता उसी के द्वारा महसूस हुई है। तो विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत आप कह सकते हैं इसे। ठीक है। इसके अनुसार क्या है, राज्य न तो कोई दैवी संस्था है न बल प्रयोग का परिणाम, यानी राज्य दैवी संस्था नहीं, जैसे दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, ना ही वो किसी, ठीक है, इसके अनुसार राज्य न तो दैवी संस्था है और ना ही बल प्रयोग, यानी बल प्रयोग के यानी शक्ति सिद्धांत भी नहीं है, और ना ऐसा साधन है जिसे मनुष्य ने सोच विचार कर, ठीक है, जो है मिलजुल कर एक साथ इसे बना डाला हो। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा धीरे धीरे विकास और ऐतिहासिक विकासवादी ऐतिहासिक सिद्धांत। मार्क्सवादियों का मानना है, 8 क्वेश्चन है, मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य एक कल्याणकारी संगठन है, आवश्यक बुराई है, ठीक है, शोषण का हथियार है, या आवश्यक रूप से सकारात्मक है। और 8 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, शोषण का हथियार। मार्क्सवादी क्या मानते हैं कि राज्य क्या है, वह लोगों का शोषण करता है। ठीक है। और इस के अनुसार, मार्क्सवादियों के अनुसार शोषण का अधिकार। और मार्क्सवाद की वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, पॉलिटिकल थिंकर्स की वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, उसमें जरूर आप अच्छी तरीके से डिटेल देख लीजिए, जिसमें वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आदि सब अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया है डिटेल में। किसका मत है कि राज्य विधि का शिशु है, जनक दोनों है, मैकाइवर, लास्की, कोकर, हालैंड। 9 क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मैकाइवर। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट किस पुस्तक में कहा है, ठीक है, द मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न स्टेट, ठीक है, इसमें इसने कहा है कि राज्य जो है वो जो ये राज्य है विधि का शिशु और जनक दोनों है। तो द मॉडर्न स्टेट में बहुलवाद के सिद्धांत के क्षेत्र में योगदान करते हुए यह तर्क इसने दिया है, और राज्य कानून का पिता एवं शिशु दोनों है, ये इसने कहा है। और यह साधारण कानून का निर्माण करता है और उससे ऊपर है, परंतु राज्य का संवैधानिक कानून राज्य के ऊपर है जिसका वह अतिक्रमण नहीं कर सकता। ठीक है, किसने कहा है, मैकाइवर ने। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्य का मुख्य तत्व नहीं है। राज्य संप्रभु है, राज्य वैधानिक प्रक्रिया में एक अभ्यास है, राज्य शासन का एक यंत्र है, डी है राज्य एक सीमावर्ती संगठन नहीं है। ठीक है। और जो है 10 क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य एक सीमावर्ती संगठन नहीं है। बिलोबी है, ठीक है, वैज्ञानिक बिलोबी, ठीक है, बिलोबी के अनुसार राज्य के 3 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला क्या है,
जनता का सामाजिक दृष्टि से एकता में आबद्ध संप्रदाय या समाज। दूसरा है एक राजनीतिक व्यवस्था जिसे सरकार या शासन तंत्र कहा जा सकता है और उसमें जिसमें पदाधिकारी हैं प्रशासनिक कार्यों के लिए हैं। और तीसरी बात है कि उन नियम विधानों का लिखित अथवा अलिखित संकलन जो शासन अधिकारियों के कर्तव्यों और अधिकारों की सीमाएं क्या करता है, उसे निर्धारित करता है। ठीक है, तो राज्य एक सीमावर्ती संगठन नहीं है, यह है ऑप्शन डी। ठीक है, राज्य का मुख्य तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, यह किसका कथन है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, अगस्तिन। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अरस्तु। अरस्तु राज्य को महत्व की दृष्टि से जो है महत्व की दृष्टि से व्यक्ति से प्रथम या पूर्ववर्ती जो है बतलाता है। ठीक है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, ये कौन कहता है? अरस्तु कहता है। और अरस्तु राज्य को महत्व की दृष्टि से, ठीक है, महत्व की दृष्टि से, ठीक है, दृष्टि से व्यक्ति से प्रथम, व्यक्ति से पहले, यानी व्यक्ति से प्रथम या पूर्ववर्ती बताता है। ठीक है, 12 क्वेश्चन है, यूनानी दार्शनिकों ने सर्वोच्च महानता प्रदान की व्यक्ति को, राज्य को, या समुदाय को, या राजा को? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? व्यक्ति को। तो यूरोपीय जो दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने सर्वोच्च महानता किसको प्रदान की है? उन्होंने व्यक्ति को सर्वोच्च महानता प्रदान की है। और जिन राजनीतिक प्रश्नों पर यूनानियों द्वारा विचार किया गया था उसमें सर्वप्रमुख था व्यक्ति का आदर्श जीवन एवं उनकी प्राप्ति। क्या था? व्यक्ति का, ठीक है, आदर्श जीवन, या ठीक है, आदर्श जीवन एवं, ठीक है, एवं उसकी प्राप्ति। ठीक है, एवं उसकी प्राप्ति। तो यूनानी दार्शनिकों ने व्यक्ति को सर्वोच्च महानता प्रदान की और आदर्श जीवन या उसकी प्राप्ति, उनकी यह भी मान्यता था कि यह विवेकपूर्ण जीवन यापन समाज और राज्य में ही संभव है, क्योंकि विवेकपूर्ण राज्य या समाज में ही ये संभव है। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट है, राज्य नैतिक आधार पर कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादक कौन माना जाता है? 13 क्वेश्चन, कांट, बोसाके, ग्रीन, रूसो। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीन, टीएच ग्रीन। ठीक है, अंग्रेज उदारवादी विचारक है ये। ठीक है, उदारवादी विचारक है, ये भी ध्यान रखें, कभी कभी यही पूछ लेता है कि कौन उदारवादी विचारक है। तो उदारवादी विचारक हैं ग्रीन, और इन्होंने 3 बड़ी बुराइयां जो मैंने पहले भी बताया, अज्ञानता, गरीबी व नशाखोरी के उन्मूलन पर बल दिया है, और इस प्रकार उसने कल्याणकारी राज्य के विचार का पूर्वाभास किया है। ठीक है, 3 कौन बुराइयां हैं, एक मैं बार और बता देती हूँ क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट होंगे। तो पहली क्या है? अज्ञानता। दूसरी क्या है? ठीक है, अज्ञानता, गरीबी। तीसरी बुराई क्या है? ठीक है, नशाखोरी। ठीक है, तो इन्होंने 3 बड़ी बुराइयां बताई हैं। ठीक है, इन्होंने जो इसके उन्मूलन पर इन्होंने बल दिया है, और इस प्रकार उसने कल्याणकारी राज्य के विचार का पूर्वाभास किया है। 14 क्वेश्चन है, नकारात्मक उदारतावाद का दार्शनिक आधार है? व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। और 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा व्यक्तिवाद। नकारात्मक उदारतावाद का दार्शनिक आधार क्या है? व्यक्तिवाद है, और उदारवाद का राज्य संबंधी दृष्टिकोण व्यक्तिवाद पर आधारित है। ठीक है, जो उदारवाद का राज्य संबंधी दृष्टिकोण है वो व्यक्तिवाद पे आधारित है। ठीक है, और इसका विचार था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का आधार व्यक्ति है, और संपूर्ण सामाजिक जो विकास है उसका निर्बाध व्यक्तिगत उपक्रम पर निर्भर करता है, यानी व्यक्तिवाद ही इनका उदारतावाद का दार्शनिक आधार क्या है? व्यक्तिवाद है। 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि राज्य मानव जाति का एक संगठित विशिष्ट भाग है? ब्लंटसली, हीगल, बर्गेस, लीकॉक। और 15 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्लंटसली। ठीक है, ब्लंटसली के अनुसार राज्य किसी निश्चित भूमि प्रदेशों के निवासियों का अपना राजनीतिक रूप में संगठन है। ठीक है, क्या कहते हैं ब्लंटसली कि राज्य जो है किसी निश्चित भूमि, ठीक है, निश्चित भूमि और प्रदेशों के निवासियों का अपना राजनीतिक रूप में संगठन है। और बर्गेस ने लिखा है कि मानव जीवन का एक अंश जो इकाई माना जाता है राज्य कहलाएगा। बर्गेस क्या कहते हैं
ये कहते हैं कि मानव जीवों का एक अंश, ठीक है, मानव जो जीवों हैं, मानव जीवों का एक अंश जो क्या है, एक ही अंश, ये जो एक इकाई माना जाए तो राज्य कहलाएगा। तो इस तरीके से हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे थोड़ा सा हमें भी मनोबल मिले पढ़ाने के लिए और हम उत्साहित होकर अधिक से अधिक अधिक अच्छा आपके लिए करने का प्रयास मैं करूं। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें ये राइट है। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।